स्टार्ट करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं 3 पॉइंट्स के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी चीजें आपको हेल्प करेगी आगे आने वाली वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे आने वाली है केमिकल रिएक्शंस, उसके लिए हमारे कार्बोनिल्स की प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसकी जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, जिसके अंदर एक कार्बन होता है जिसकी 2 अलग वैलेंसीज होती है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? तो हम सबको पता है कि भाई ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। ये बात सबको पता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास ये वाले जो 2 बॉन्ड है ना, ये वाले जो 2 बॉन्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे शिफ्टेड होंगे? ऑक्सीजन की साइड शिफ्टेड होंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये इस साइड शिफ्ट होंगे तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक बॉन्ड बना, और ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल है ना, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा। तो ये वाला मॉलिक्यूल हमारे को देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स बना के दिखाऊं तो पाई ऑर्बिटल्स को मैं कुछ इस टाइप से भी शो कर सकता हूं। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स को हम एक प्लेन के ऊपर और नीचे शो कर सकते हैं ऑर्बिटल्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे को पता चला कि भाई जो कार्बोनिल मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे उसके कोरस्पोंडेंस पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहां से हमारे को 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं कि यहां से हमारे को पता चलता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कैसे है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या है? वो अपने आयंस में टूट गए हैं। इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव में, जो कि यहाँ साफ दिख भी रहा है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर ये दोनों टूट गए हैं, यानी ये क्या हो गए हैं? आयनिक कंपाउंड्स हो गए हैं। ठीक है, पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझ में आई कि भाई इस वाले डबल बॉन्ड के अंदर क्या थी? ध्रुवता थी, पोलैरिटी थी। क्योंकि पोलैरिटी भी कब जनरेट होती है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? आपस में इजीली सेपरेट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो यहाँ पे क्या है? एक बढ़िया पोलैरिटी भी होती है इस बॉन्ड के अंदर, बढ़िया पोलैरिटी होती है। अब पोलैरिटी होने की वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है, पोलैरिटी होने की वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी तो डाइपोल मूवमेंट भी ऑब्वियसली बात है इंक्रीज ही होगा, है ना। तो डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होता है। अब एक पॉइंट और कि यहाँ पे जो इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यानी हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो रेजोनेंस भी कर सकता है ना। कार्बोनिल कंपाउंड रेजोनेंस भी कर सकता है। अब रेजोनेंस करेगा तो कैसी स्ट्रक्चर्स बनेगी? तो वो आप देखो कि भाई यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है और ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन हमेशा याद रखना, ये किसका साइन है? रेजोनेंस दिखाने का साइन है। इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, लाइक मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ कि भाई यहाँ पे चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो निशान है ये हमारे को ये दिखाता है कि भाई जो हमारी रिएक्शन है तो ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, ये वाला भी प्रोडक्ट बन सकता है। दोनों के प्रोडक्ट बनने की जो संभावना है वो बराबर होती है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए कि भाई ये ही क्यों जाएगा इसके ऊपर? रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी। ठीक है, तो खींचेगी तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, 2 लोन पे, यहाँ पे भी क्या था भाई 2 लोन पे थे, एक नेगेटिव चार्ज और आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये 2 इनकी क्या होती है? अनुनादी संरचना होती है कार्बोनिल कंपाउंड्स की। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ जो माइनस आई है ना भाई, माइनस आई किनके अंदर होता है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनके अंदर जनरली माइनस आई पाया जाता है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आई है और ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है? इलेक्ट्रोफिलिक।
ठीक है। कैसा कार्बन है भाई? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की खूबी क्या होती है कि भाई वो जल्दी से रिएक्शन कर जाता है, किससे? न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल पड़ा होगा तो जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा, इसके ऊपर जाके अटैक कर देगा। यानी यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही परफॉर्म होगी, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तब होता है जब एक मॉलिक्यूल निकले और दूसरा उसकी जगह ले ले। बट यहां पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल सीधा आके क्या हो रहा है, ऐड ही हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ दैट वी कैन से दैट दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो यहां पे क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को करने के लिए एक छोटी सी कंडीशन चाहिए कि भाई आसानी से करनी हो हमारे को, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, एक कंडीशन ले लेंगे। क्या कंडीशन ले लेंगे? H+। H+ कब ले सकते हैं? एसिडिक कंडीशन। इसका मतलब क्या है, हम मीडियम के अंदर क्या है, कोई भी एसिड डाल देंगे, एसिड हमारे को पता है H+ डोनेट कर देता है। तो कोई भी एसिड डाला कार्बोनिल के साथ, तो यहाँ पे जो दो लोन पेयर है वो क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, H+ को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे H+ को एक्सेप्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ये OH बन जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH बन गया। अब तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, अब तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, सीधा इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। ठीक है, इस कार्बन पे सीधा आके अटैक कर देगा। यानी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जितना अच्छा होगा रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, अच्छी परफॉर्म होगी। ठीक है, 2 पॉइंट आयनिक कंपाउंड हो जाते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड्स। पोलैरिटी बढ़ने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाता है। 2 टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को शो करता है। ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। लास्ट पॉइंट कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई CH3 मॉलिक्यूल, यहाँ पे कोई CH3 मॉलिक्यूल लगा हुआ है, तो इस कार्बोनिल के ये वाला जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसकी अल्फा पोजीशन, है ना, इसकी जो अल्फा पोजीशन है उस पे उपस्थित अल्फा पोजीशन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन या प्रोटॉन, ठीक है, हाइड्रोजन या प्रोटॉन आर एसिडिक, हाईली एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो इसकी अल्फा पोजीशन पे जो प्रोटॉन्स है वो हाईली क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ -I, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन का -I ग्रुप लग रहा है और इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चाहता है कि भाई मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, कम हो और मेरी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़े। तो यहाँ पे इस -I के कारण जो अल्फा पोजीशन पे जो प्रोटॉन होगा वो कैसा हो जाएगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम कोई रिएक्शन में बेस यूज करेंगे, आगे बहुत सारे रिएक्शंस देखनी है, तो उसमें जब बेस यूज करेंगे तो वो इस वाले एसिड को इजीली निकाल सकता है ना, इस वाले एसिड को इजीली निकाल सकता है। तो ये भी पॉइंट जो है याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया हमारा नेचर कंप्लीट हो गया कि भाई नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स तो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि भाई हम रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। रिएक्टिविटी, ठीक है, तो रिएक्टिविटी क्या है, दो चीजों पे डिपेंड करेगी। एक तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कौन सा, -I, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करेगी भाई त्रिविम बाधा, ठीक है। तो जिसका हमारे पास -I इफेक्ट ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा, हमारी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जिसके लिए हमारे पास क्या है, त्रिविम बाधा जितनी कम होगी वो रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। जैसे ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड को मैंने क्या किया, पोलराइज करवा दिया, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या कर दिया,
पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। ठीक है, देखते चलना। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, x और y दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ूं जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मैं लिखूं कि अगर x और y मेरे पास माइनस आई ग्रुप है, x और y मेरे पास माइनस आई ग्रुप है, और माइनस आई ग्रुप का ही मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो कमी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे जो x और y है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, अपनी साइड खींच रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की पहले ही कार्बन पे कमी थी, अब उस कमी को और बढ़ाया जा रहा है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को क्या करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी को ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कहते हैं। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है, यानी जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली क्या कर सकेगा, इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकेगा। यानी जैसे ही हमारे पास कोई माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल उस पर इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, अब देखो कि यहां पे मैंने कहा भाई यहाँ पे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, ये प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों क्या है भाई, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं। तो प्लस आई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो बढ़नी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक क्या करेगा, बहुत मुश्किल से कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी चाहिए थे वो कमी को पूरा करने के लिए प्लस आई और प्लस आई ग्रुप्स क्या है, जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि भाई माइनस आई की वजह से हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, और प्लस आई की वजह से रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे प्लस आई माइनस आई। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कुछ, जिससे हमारे को भाई पक्का कंफर्म हो जाएगी यहाँ पे हमारा ये माइनस आई और त्रिविम बाधा वाली जो चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी है वो एकदम सही है ना। तो देखो भाई पहली बात करते हैं हम फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड और एसीटोन की। तो अब तो तुम खुद भी बता सकते हो कि भाई यहाँ पे हमारे कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट देंगे। लाइक CH3 जो है ये प्लस आई देगा, ये प्लस आई देगा, यहाँ पे ओनली एक ही प्लस आई देने वाला है। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होने वाली है, जिसके पास कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन इसकी, और इसकी सबसे कम होगी क्योंकि दो प्लस आई ग्रुप इसके पास जुड़े हुए हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सी चीज है ना। अब देखो दूसरी चीज, देखो भाई फर्स्ट एग्जांपल हो गया हमारे पास, दूसरी देखो एसिडल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड। ठीक है, और यहां पे क्लोरल लेते हैं ना, CCl3 डबल बॉन्ड OH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड किसको कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिडल्डिहाइड, सॉरी ट्राइक्लोरो एसिडल्डिहाइड, और यहाँ क्या है, एसिडल्डिहाइड है। तो अब यहाँ पे बताओ कि हमारे पास किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने वाली है। तो इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है भाई, ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगी भाई, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगी। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है भाई, आसानी से जनरेट होगा। पर यहाँ पे तो ये प्लस आई ग्रुप आया हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो रिएक्टिविटी की बात करूं तो मैं ये वाला जो होगा ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड क्या होगा, इसका नाम है क्लोरल। ठीक है, ठीक है भाई, क्या नाम है इसका, क्लोरल, या इसको क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो भाई लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं जिसके अंदर हम त्रिविम बाधा को देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमारी जो बल्कीनेस है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ क्या है भाई, C
ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे सारी कार्बन की वैलेंसीज क्या हो गई है, पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, क्या हो गया भाई, डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। और नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, अलग मार्कर से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास, ये हो गया डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। ये वाला क्या हो गया, डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन। ठीक है, डाई टर्शरी ब्यूटिल कीटोन हमारे पास क्या हो गया भाई, ये वाला एग्जांपल हो गया। अब तुम लोग बताओगे भाई किसका बल्कीनेस ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ पे कार्बन के ऊपर 3 कार्बन और लगे हुए हैं, यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 कार्बन और लगे हुए हैं, तो किसका बल्कीनेस ज्यादा होगा, तो जो बल्कीनेस ज्यादा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ इसका बल्कीनेस बढ़ गया, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिएक्टिविटीज की बात कर ली। इसके बाद रिएक्टिविटी के अंदर लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। ठीक है, देखो अभी हमने बात करी थी माइनस आई ग्रुप के बारे में, बट एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हमने देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, लाइक ये हमारे पास क्या है, एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एस्टर। तो इन दोनों कंडीशन, या एक कंडीशन और है, ठीक है, एक और कंडीशन है, ये क्या हो गया, एमाइड। तो यहां पे क्या होता है, ये जो बॉन्ड्स हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर देंगे, यानी ये सारे ग्रुप माइनस आई तो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, माइनस आई तो दर्शाते हैं, पर माइनस आई होने के बावजूद ये क्या है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए हमने इनको एग्जांपल्स में यूज भी नहीं किया है ना, इसीलिए यूज नहीं किया है क्योंकि ये आपस में क्या करने लग जाते हैं, ये यहाँ पे रेजोनेंस को शो करने लग जाते हैं, और यहाँ पे हमारे जो लोन पेज होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, लोन पेज जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं किसी भी रिएक्शंस में आगे जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये क्या करते हैं, रेजोनेंस परफॉर्म करते हैं। रेजोनेंस परफॉर्म करने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जनरली यहाँ पे जब ये वाले मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जुड़े होंगे जनरली, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं होगी, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करना चाहेगा। अलग अलग कंडीशंस में बातें अलग अलग होगी, मैं जनरली बात कर रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये रेजोनेंस में चले जाएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं होंगे, है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये वाले जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को शो नहीं करेंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी की सारी बातें हो गई। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसका अच्छे से निवारण कर दूंगा। ठीक है भाई, काफी मेहनत करनी पड़ रही है भाई वीडियो बनाने के लिए, पसीना आप देख ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मेनली आता क्या क्या है, मेनली आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर, है ना, स्मेल, सोल्यूबिलिटी, है ना, ये सारी चीजें हमारे पास किस में आती है भाई, सोल्यूबिलिटी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। ठीक है, तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर है, एल्डिहाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर जो है उसका नाम क्या है, फॉर्म एल्डिहाइड,
क्या नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। और इसी का जो 40% एक्वस सॉल्यूशन होता है उसी को हम कहते हैं फॉर्मेलिन। क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। अब फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन एक ऐसा लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, लैब के अंदर जो एनिमल्स या जो हमारे जो अवशेष होते हैं किसी भी एनिमल के, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो लिक्विड यूज किया जाता है ताकि वो क्या है उनको सड़ने से बचाए, तो उस लिक्विड को ही हम क्या नाम देते हैं भाई, फॉर्मेलिन नाम देते हैं। यानी लैब में यूज होने वाला बहुत अच्छा लिक्विड होता है और हर किसी स्कूल, हर किसी कॉलेज के अंदर ये देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मेलिन। कोई पूछे ये क्या चीज है तो बताना कि फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेलिन, और यही इनको क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और अच्छा पॉइंट भी है। इसके बाद हमारे पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं उनके कार्बन 11 है ना, कार्बन 11 तक के मेंबर जो हैं, जो मेंबर्स हैं वो क्या है, हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं भाई, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कैसा होता है भाई, गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तुम कहोगे भाई लैब में मिलता नहीं, तो गैस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C11 के हमारे पास मेंबर है, C मतलब C11 तक, C1 से लेके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो हमारे पास क्या है, 2 कार्बन का एसिटाल्डिहाइड है। इसी तरीके से C11 तक जब जाएंगे तो वहां तक के मेंबर तो कैसे होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं, लिक्विड फेज में पाए जाते हैं। और C11 के बाद के जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए ही सही है कि भाई C11 के मेंबर्स क्या होते हैं, लिक्विड C11 तक, और उनके बाद वाले क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि भाई स्मेल की। तो देखो, जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज होती है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज में हमारा कीटोन जो होता है वो सबसे ज्यादा यूजेबल होता है, क्योंकि कीटोन के अंदर कैसी स्मेल आती है, फलों जैसी गंध आती है। तो वो स्मेल क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए परफ्यूम इंडस्ट्रीज में उसका यूज किया जाता है। तो कीटोन का यूज तो क्या होता है भाई, कीटोन परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज होता है, परफ्यूम बनाने में यूज होता है। एल्डिहाइड के अंदर C11 तक के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें तो इतनी अच्छी गंध नहीं आती है या स्मेल नहीं आती है, ठीक है, बट C11 के आगे वाले जो होते हैं इनको भी हम परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी भी जो स्मेल होती है वो रुचिकर स्मेल या क्या होती है, प्रिफरेबल स्मेल होती है, बहुत अच्छी सी स्मेल होती है। तो उसलिए क्या करते हैं, C11 के आगे वाले को भी यूज कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं जिसमें हमने स्मेल की भी बात कर ली। अब देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट, और किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किससे ज्यादा किससे कम होता है, तो मैं ऑर्डर लिख देता हूं जिससे क्या होगा भाई, समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रहा हूं। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, इसका रीजन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई, देखो अल्कोहल का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड का, और एल्केन का क्या होता है, सबसे कम। एल्केन से ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, इसका रीजन हम अभी पता करते हैं। तो उसके लिए मुझे अल्कोहल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइक है ना, अल्कोहल के अंदर क्या होता है भाई, कुछ इस टाइप से इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, या हिंदी में बोलूं तो अंतर आणविक
अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इसी की वजह से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट आता है वो इसका सबसे ज्यादा आता है और कार्बोनिल से भी ज्यादा आता है। अब कार्बोनिल के बना हुआ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो होते हैं हमारे पास आते हैं इनके अंदर भी। यहाँ पे तो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। कार्बोनिल कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो सकती, इसलिए इनमें इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है। क्या है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वजह से एल्केन से ज्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट किसका, कार्बोनिल कंपाउंड्स का। तो ये चीज भी ध्यान रखने लायक है। ये बात होगी बॉइलिंग पॉइंट की। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो C11 तक के मॉलिक्यूल तो क्या होते हैं भाई, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर। बट C11 के बाद के जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कि यहाँ पे जो C11 के बाद आने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होंगे भाई, वो क्या होंगे, बल्की होंगे, यानी कि उनमें क्या होंगे भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होंगे, उनमें बहुत सारी बल्कीनेस होगी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो हाइड्रेट फॉर्म में रह ही नहीं पाता। अब तुम कहोगे हाइड्रेट फॉर्म, तो देखो यहाँ पे देखो हमने एक मॉलिक्यूल बनाया है लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। जब मैं इसकी वाटर से रिएक्शन करवाऊंगा, तो वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो ये वाला लोन पेयर इसके ऊपर क्या करेंगे, जाके अटैक करेंगे। जैसे ही इन्होंने अटैक किया ये वाला बॉन्ड ऐसे चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि भाई यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ पोलैरिटी को शो करेगा, हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, ये ऑक्सीजन इसको लेने के लिए पहले से ही तैयार है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, C बॉन्ड OH OH और यहाँ पे H, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे तो तुम कहना चाहिए कि भाई दो OH जो है एक ही कार्बन पे रहते नहीं है, एकदम सही बात है कि भाई जैसे ही ऐसी कंडीशन बनती है तो वाटर निकलने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे हम x मोल वाटर को यूज कर रहे हैं, यानी कि इतनी जल्दी या इतनी ज्यादा मोल ऑफ वाटर को यूज कर रहे हैं कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, निकल नहीं पाते और आपस में हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। कैसे, देखो कुछ इस टाइप से क्या रहते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे ये वाला जो OH है वो क्या करेगा, H, वो H के साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। इसी तरीके से जो ये वाला H है वो भी क्या करेगा, या ये वाला जो H है वो क्या करेगा O के साथ, ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन, तो इसको मैं क्या करूंगा, हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है। ये क्या है, हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है। और ऐसे स्ट्रक्चर हमारे C11 के बाद वाले मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर्स बहुत बड़ी हो जाएगी और इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स जनरली अवेलेबल नहीं होती या बन नहीं सकती, क्योंकि वहां पे क्या होगा, त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी और मॉलिक्यूल्स इतने नहीं बन पाएंगे। इसलिए लिखा है कि C11 के बाद के जो मॉलिक्यूल होंगे इनसॉल्युबल होंगे इन वाटर, बट C11 तक के मॉलिक्यूल क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे इन वाटर, ठीक है। तो यहाँ हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी खत्म हो जाती है, ठीक है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी, पसीना तुम देख ही रहे होंगे, है ना। तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने 5 दोस्तों को तो जरूर शेयर करना, ताकि मेरी वीडियो काफी प्रमोटेड हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।